आज हम वापस क्लास शुरू कर रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन। इसके अंतर्गत टॉपिक ले रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस। या जीव द्रव्य कुंचन। देखिए, जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है कि कोई भी कोशिका होती है, इसके जीव द्रव्य का कुंचित हो जाना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। अभी होता कैसे है, देखिए इसके अंतर्गत ये कोशिका है जिसमें ये है इसकी सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये है इसके अंदर जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। मैं इसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। अब होता क्या है कि जो कोशिका है, मान लो यहां पर अपन ने ली प्लांट सेल, अब इस कोशिका में से जल जो है इसका क्या हो जाए, बाह्य परासरण हो जाए। बाह्य परासरण हो जाए। बाह्य परासरण का मतलब है कि यहां पर कोशिका द्रव में से या जीव द्रव्य में से जल के अणु जो है ये बाहर की ओर गति करना शुरू कर दें, तो उस कारण से क्या होगा कि इस जीव द्रव्य के संगठन में क्या आएगी, कमी आएगी। इसका आयतन जो है वो घट जाएगा और इस कारण से जीव द्रव्य द्वारा लगने वाला जो दाब है कोशिका भित्ति पर, उसके मान में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और उस कारण से क्या होगा कि धीरे धीरे ये जीव द्रव्य जो है ये सिमटता चला जाएगा और ये संपूर्ण संगठित हो करके गोलाकार आकृति धारण कर लेगा। और इस अवस्था को ही जीव द्रव्य की कुंचित अवस्था कहा जाता है। कुंचित अवस्था कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है कि कोशिका क्या है, स्फीत अवस्था में हो, फूली हुई अवस्था में हो, और इसे क्या कर दिया जाता है, किसी अति पराश्रयी विलयन में। मान लो यहां पर ये अति पराश्रयी विलयन है, अति पराश्रयी विलयन में रख दिया जाता है, तो क्या होगा कि यहां पर जल के अणुओं की संख्या कम है अति पराश्रयी विलयन में, परंतु कोशिका द्रव के अंदर जो है जल के अणुओं की संख्या क्या है, ज्यादा। और इस कारण से क्या होगा कि यहां से जल जो है वो बाहर की ओर अति पराश्रयी विलयन की ओर गति करना शुरू कर देगा, जिसके कारण से क्या होगा कि यहां से जल के अणु जब बाह्य परासरण क्रिया करते हैं तो उस कारण से इस जीव द्रव्य के आयतन में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है और ये सिमटता चला जाता है। यह अवस्था जीव द्रव्य कुंचन अवस्था कहलाती है। परंतु यदि क्या हो कि इस कुंचित कोशिका को क्या कर दिया जाए, अल्प पराश्रयी विलयन में डाल दिया जाए। कोशिका, कुंचित कोशिका को अपन ने क्या किया, अल्प पराश्रयी विलयन में डाल दिया, तो क्या होगा कि यहां से जल के अणु वापस अंदर की ओर गति करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वापस से इस कोशिका द्रव के आयतन में वृद्धि होना शुरू हो जाती है और ये वापस जीव द्रव्य अणु जो होते हैं, कोशिका द्रव के अणु जो होते हैं, ये क्या होते हैं, फैलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये संपूर्ण कोशिका भित्ति के ऊपर वापस एक दाब बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे स्फीति दाब कहते हैं। और उस कारण से इस कोशिका का आकार जो होता है वो पहले जैसा हो जाता है। यह क्रिया कहलाती है विकुंचन। विकुंचन या इसको डीप्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है। इसको डीप्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज तो हुई है
जब अपन ने जीव द्रव्य कुंचन पढ़ा उस दौरान अपन बोल रहे हैं कि पादप कोशिका में से जल के अणु क्या हो रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं, बाह्य परासरण की क्रिया हो रही है, और बाहर की ओर विलयन कैसा है, अति परासरी। और उस कारण से क्या हो रहा है, जीव द्रव्य के आयतन में लगातार कमी आती जाती है और जीव द्रव्य जो है कुंचित हो जाता है। और जब क्या होता है, यही प्रक्रिया जब उल्टी होती है उस दौरान कोशिका कैसी है, कुंचित। और जब इसे क्या किया जाता है, अल्प पराश्रयी विलयन में रखा जाता है, तो उस कारण से अल्प पराश्रयी विलयन से जल के अणु जो है इस कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जीव द्रव्य का आकार जो है ये वापस क्या हो जाता है, विकुंचित होना शुरू हो जाता है और ये पूरा का पूरा जो है इस कोशिका में समान रूप से जो है फैल जाता है, जिसके कारण से कोशिका जो है ये अपना आकार पुनः वापस ग्रहण कर लेती है और फूल जाती है। इस अवस्था को विकुंचन कहा जाता है या इसको डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। अब देखिए जीव द्रव्य कुंचन का महत्व क्या है, तो अपन इसके अंदर इसके महत्व के बारे में विचार करते हैं और इसके क्या प्रयोग हैं वो देखे जा सकते हैं। जैसे इसमें पहला है इसके महत्व का कि जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा कोशिका के अंदर परासरण दाब का अध्ययन किया जा सकता है। यानी जीव द्रव्य कुंचन के माध्यम से कोशिका के परासरण दाब का अध्ययन किया जा सकता है या कोशिका के परासरण दाब का ज्ञान होता है। दूसरा इसमें है कि जीव द्रव्य कुंचन जो होता है इसके कारण से आचार है, मुरब्बे हैं, आचार और मुरब्बे हैं, इन्हें क्या किया जा सकता है, लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जा सकता है या परिरक्षित रखा जा सकता है। कैसे कि आचार के अंदर जो है नमक की मात्रा जो होती है वो क्या की जाती है, ज्यादा मिलाई जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि आचार में जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका क्या होता है, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती और वे जीव द्रव्य कुंचित होकर के नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से आचार लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से मुरब्बे आदि जो होते हैं इनके अंदर क्या किया जाता है, चीनी के गाढ़े घोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण से इन मुरब्बे आदि के अंदर जो है सूक्ष्म जीव जो है ये अपनी वृद्धि नहीं कर पाते और ये कुंचित हो जाते हैं और लंबे समय तक मुरब्बे जेली आदि जो है ये खराब नहीं होते। तीसरा इसके अंदर है उर्वरकों का संतुलित उपयोग। उर्वरकों का संतुलित उपयोग, उर्वरकों का संतुलित उपयोग का अर्थ होता है कि खेतों के अंदर उर्वरकों की क्या की जाती है, संतुलित मात्रा जो है ये क्या की जाती है, डाली जाती है। ज्यादा उर्वरकों का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो खेतों के अंदर जो फसलें होती है उनका क्या हो जाएगा, कुंचन हो जाएगा और इस कारण से क्या होगा कि फसलें जो है ये नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि उर्वरकों का संतुलित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में उर्वरकों को डाला जाएगा तो जीव द्रव्य कुंचन के कारण से खेतों में फसलें जो है नष्ट हो सकती है। खरपतवारों को नष्ट करने में, खरपतवारों को नष्ट करने में भी जो है इसका उपयोग होता है। कैसे कि जो खरपतवार नाशी होते हैं वो क्या करते हैं, जब खेतों के अंदर छिड़के जाते हैं तो उनके कारण से खेतों में उगने वाली जो खरपतवारें होती है उनके ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है जी, और उस कारण से क्या होता है कि खरपतवार जो है नष्ट हो जाती है, परंतु फसलों को जो है इन खरपतवार नाशियों से जो है नुकसान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि खरपतवारों के लिए जो खरपतवार नाशी है वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि खरपतवारों की कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है और उस कारण से वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसलें जो है वो बची हुई
रहती है। तो खरपतवार नाशियों के माध्यम से खेतों में खरपतवारों को नष्ट करने की क्रिया में भी जो है जीव द्रव्य कुंचन का जो है महत्व होता है। तो इस आधार पर अपन इस जीव द्रव्य कुंचन को समझा सकते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है पारगम्यता या परमीबियलिटी। पारगम्यता या परमीबियलिटी। पारगम्यता या परमीबियलिटी। पारगम्यता क्या होती है? देखिए, कोई भी झिल्ली जो होती है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए एक माध्यम का कार्य करती है और इसके आर पार जो है ये पदार्थ के अणु जो होते हैं ये क्या कर सकते हैं? गमन कर सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली या ऐसे माध्यम को क्या कहा जाता है? पारगम्य माध्यम कहा जाता है और यह प्रवृत्ति पारगम्यता कहलाती है। पारगम्यता के आधार पर इन झिल्लियों को जो है 4 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट इसमें आता है अपारगम्य। अपारगम्य, अपारगम्य या अपारगम्यता या इनपरमीबियलिटी। अपारगम्यता का अर्थ होता है कि ऐसी झिल्ली जिसमें से किसी भी प्रकार के अणु या कोई भी विलयन जो है उनके अणु जो है ये क्या हो सके? आर पार ना जा सके। तो ऐसी झिल्लियों को अपारगम्य झिल्लियां कहा जाता है। अपारगम्य झिल्लियों के रूप में अपन इसमें उदाहरण देखते हैं। अपारगम्यता का उदाहरण है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है ये क्या होती है? पादपों में पत्तियों, जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनके पत्तियों के ऊपर जो है एक उप त्वचा के रूप में जो है पाई जाती है, जो क्या होती है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए कैसी होती है? अपारगम्य होती है। इसके अलावा कॉर्क या छाल जो होती है ये भी क्या होती है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए जो है अपारगम्य होती है। तो इसे जो है अपारगम्य कहा जाता है। उदाहरण याद रखना, क्यूटिकल और कॉर्क। सेकंड है इसमें पारगम्य। पारगम्य या परमीबियल। पारगम्य यानी कि ऐसी झिल्लियां जिसमें से सभी प्रकार के पदार्थ के अणु जो होते हैं या सभी प्रकार के विलयन जो होते हैं ये क्या हो सकते हैं? झिल्ली में से हो करके गुजर सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली को जो है पारगम्य कहा जाता है। पारगम्य की झिल्ली के रूप में जो है एग्जाम्पल है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ये सभी प्रकार के पदार्थों के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। थर्ड है अर्ध पारगम्य। देखिए, अर्ध पारगम्य क्या होता है? अर्ध पारगम्य का अर्थ होता है ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल और केवल क्या है? जल के अणु ही जो है वो गुजर सकते हैं। बाकी पदार्थों के लिए यह झिल्ली जो है अपारगम्य होगी। तो ऐसी झिल्लियों को अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल झिल्ली कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसमें से क्या होगा? केवल जल के अणुओं के लिए ये पारगम्य होती है, बाकी दूसरे पदार्थों के लिए, दूसरे विलयन के लिए ये क्या होगी? अपारगम्य होगी। इसका उदाहरण है जैसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, पर्चमेंट पेपर या चर्म पत्र। पर्चमेंट पेपर या चर्म पत्र। इसके अलावा जो है गॉट ब्लैडर या बकरे का आमाशय या गॉट ब्लैडर, ये अर्ध पारगम्य झिल्लियों के रूप में कार्य करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से अर्ध पारगम्य झिल्ली है, तो तीनों में से जो है कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हो। अभी 2020 के बायोलॉजी के एग्जाम के अंदर 12th में आरबीसी बोर्ड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है।
कि अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है, अपारगम्य झिल्ली कौन सी है, तो उदाहरण पूछे गए थे, उदाहरण आपको याद रखने ही है। नेक्स्ट फोर्थ, इसके अंतर्गत आता है चयनित पारगम्य। चयनित पारगम्य, चयनित पारगम्य या सेलेक्टिव परमीबियल। चयनित पारगम्य, इसके अंतर्गत वह झिल्लियां आती है जो क्या होती है, चयनित पदार्थों के लिए ही क्या होती है, पारगम्य होती है। केवल इसमें से जो है चयनित पदार्थों को ही जो है गुजरने दिया जाता है, तो ऐसी झिल्लियों को जो है चयनित पारगम्य कहा जाता है। चयनित पारगम्य के अंतर्गत कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन को रखा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को रखा जाता है। देखिए कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन चयनित पारगम्य का भी कार्य करती है और अर्ध पारगम्य का भी कार्य करती है, तो इसलिए दोनों के अंदर आएगा सेल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य और चयनित पारगम्य दोनों में जो है कोशिका झिल्ली को रखा गया है, तो इस आधार पर इसे जो है पारगम्यता कहा जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं अंतः शोषण। अंतः शोषण या इम्बिबिटेशन, अंतः शोषण या इम्बिबिटेशन। अंतः शोषण या इम्बिबिटेशन, देखिए अंतः शोषण जो है ये एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। ये एक प्रकार की क्या है, भौतिक क्रिया होती है, भौतिक क्रिया होती है। दूसरा, इसे एक प्रकार का क्या है, विसरण भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, विसरण भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ अथवा अर्ध ठोस कार्बनिक पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ अथवा अर्ध ठोस कार्बनिक पदार्थ वातावरण से या बाहर से क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है और अवशोषण करके ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंतः शोषण या इम्बिबिटेशन कहा जाता है। जैसे लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे अथवा खिड़कियां, लकड़ी के दरवाजे अथवा खिड़कियां जो होती है ये क्या करती है, बरसात के दिनों में वातावरण से नमी को या जल को अवशोषित करके क्या हो जाती है, फूल जाती है और उस कारण से ये क्या है, सही रूप से बंद नहीं हो पाती है बरसात के दिनों में। क्यों? क्योंकि इनका आकार बढ़ जाएगा फूलने के कारण से, जिसके कारण से ये ढंग से बंद नहीं हो पाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतः शोषण कहलाती है। बीजों के अंदर भी क्या होता है, जब बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो बीजों का अंकुरण भी जो होता है ये अंतः शोषण के कारण से ही होता है। क्यों? क्योंकि बीजों के ऊपर जो आवरण होता है, जिसे बीज आवरण कहा जाता है, ये क्या करता है कि वातावरण से जब नमी को अवशोषित करता है तो ये क्या हो जाता है, बीज जो है वो फूल जाता है और इसके अंदर जो है एक प्रकार का दाब अथवा बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण से बाह्य आवरण जो है ये टूट जाता है और बीज का क्या होता है, अंकुरण हो पाता है। तो बीजों में अंकुरण जो होता है यह भी अंतः शोषण के कारण से होता है। बीजाणुधानियों का स्फुटन, बीजाणुधानियों का स्फुटन भी जो है ये भी क्या होता है, अंतः शोषण की क्रिया के कारण से ही होता है। तो अंतः शोषण जो है एक विशिष्ट प्रकार की भौतिक क्रिया है और इसके कारण से लकड़ी के दरवाजे बरसात आदि दिनों में क्या होते हैं, वातावरण से नमी करके फूल जाते हैं और आकार में बढ़ जाते हैं। बीजों का अंकुरण जो होता है ये भी क्या होता है, अंतः शोषण की क्रिया के फलस्वरूप ही होता है।
बीजाणुधानियों का स्फुटन जो होता है ये भी अंतः शोषण का ही परिणाम होता है। अंतः शोषण की क्रिया जो होती है ये ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो इस आधार पर जो है अंतः शोषण को समझा जा सकता है। तो ये हमारा अंतः शोषण का टॉपिक है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विभिन्न प्रकार के दाब। कोशिका में विभिन्न प्रकार के दाब, विभिन्न प्रकार के